हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में, जिसमें कि हम लोग आज स्टडी करेंगे रेगुलेशन ऑफ एंजाइम्स एक्टिविटी। राइट, कहने का मतलब है कि एंजाइम्स की एक्टिविटी कैसे रेगुलेट होती है। राइट, तो हमारे बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, बट कुछ ही एंजाइम्स ऐसे हैं जिनका कि रेगुलेशन होता है। राइट, तो देखते हैं कि किस तरीके से एंजाइम का रेगुलेशन होता है। राइट, तो सबसे पहले ये बोलने का है कि बायोकेमिकल पाथवेज आर कंपोज्ड ऑफ ग्रुप्स ऑफ कोऑर्डिनेटेड एंजाइम्स दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। राइट, तो जैसे कि बॉडी में कोई भी प्रोसेस हो रहा है, कोई भी मेटाबॉलिक, मान लो कि ग्लाइकोलाइसिस ही हो रहा है। राइट, तो ग्लाइकोलाइसिस में बहुत सारे एंजाइम्स हैं, 10 से 11 एंजाइम्स आसपास हैं, बट सारे के सारे एंजाइम्स का रेगुलेशन नहीं होता है। उसमें से कुछ ही ऐसे एंजाइम्स हैं जिसका कि रेगुलेशन होता है। राइट, और रेगुलेशन नॉर्मली वैसे एंजाइम्स का होता है जो कि या तो रेट लिमिटिंग होंगे या कमिटेड स्टेट वाले एंजाइम्स होंगे। राइट, रेट लिमिटिंग करने का मतलब क्या होता है कि जो सबसे स्लोवेस्ट जिस रिएक्शन का रेट होता है उसी के ऊपर जो है सो आपका पूरा का पूरा पाथवे डिपेंडेंट हो जाता है, इसलिए उसे हम लोग रेट लिमिटिंग रिएक्शंस भी करते हैं। तो यूजुअली जो रेट लिमिटिंग स्टेप्स वाले एंजाइम्स होते हैं वही रेगुलेट होते हैं या उनको रेगुलेट करने की जरूरत बॉडी को पड़ती है। राइट, तो वही बोल रहा है दैट इज आउट ऑफ विच ओनली अ फ्यू ऑफ देम आर रेगुलेटेड अकॉर्डिंग टू देयर फिजियोलॉजिकल नीड्स। राइट, उसके बाद क्या बोल रहा है दैट इज द रेगुलेटरी एंजाइम्स आर यूजुअली दोज एंजाइम्स दैट्स आर रेट लिमिटिंग। राइट, तो जो रेट लिमिटिंग एंजाइम्स है यूजुअली उन्हीं को रेगुलेट करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो देखते हैं कितने टाइप का रेगुलेशन होता है। तो दो तरीके से हो सकता है, या तो शॉर्ट टर्म रेगुलेशन हो या तो लॉन्ग टर्म रेगुलेशन हो। राइट, तो शॉर्ट टर्म में आपका हो गया जैसे कि एलोस्टेरिक रेगुलेशन हो गया, फीडबैक रेगुलेशन हो गया, रेगुलेशन बाय कोवेलेंट मॉडिफिकेशन हो गया, एक्टिवेशन ऑफ द प्रो एंजाइम्स हो गया, कंपार्टमेंटेशन ऑफ द मेटाबॉलिक पाथवेज हो गया। तो ये 5 हो गया शॉर्ट टर्म रेगुलेशन। लॉन्ग टर्म रेगुलेशन दो तरीके से मेनली होता है, दैट इज बाय इंडक्शन एंड बाय रिप्रेशन। ठीक है, तो बारी बारी से एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो पहला है दैट इज एलोस्टेरिक रेगुलेशंस। तो एलोस्टेरिक एंजाइम्स क्या होते हैं? एलोस का मतलब होता है डिफरेंट। राइट, तो डिफरेंट क्या है? तो यहाँ पे एक बाइंडिंग साइट होता है दैट इज डिफरेंट देन द एक्टिव साइट। कहने का मतलब ये है कि एलोस्टेरिक एंजाइम्स वैसे एंजाइम्स हैं जिसमें 2 बाइंडिंग साइट्स मिनिमम होंगी। राइट, एक तो एक्टिव साइट का बाइंडिंग साइट होगा ही, उसके अलावा एक और बाइंडिंग साइट्स होगा। ठीक है, तो वही बोल रहा है दैट इज एलोस्टेरिक एंजाइम्स बाइंड्स विथ एन एलोस्टेरिक मॉलिक्यूल्स एट द एलोस्टेरिक साइट दैट डिफर्स फ्रॉम द एक्टिव साइट्स। ठीक है, तो एलोस्टेरिक एंजाइम्स को जो रेगुलेट करने वाले मॉलिक्यूल्स होंगे या इफेक्टर मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं करेंगे, वो किसी और साइट पे बाइंड करेंगे, जिसे कि हम लोग बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट भी बोलते हैं। और जैसे ही एलोस्टेरिक साइट पे इफेक्टर मॉलिक्यूल बाइंड करेगा वो एंजाइम के कॉन्फॉर्मेशन में चेंजिंग कर देगा, और यूं ही इसके कॉन्फॉर्मेशन में चेंजिंग होगा तो एंजाइम का एक्टिव साइट में चेंजिंग आ जाएगा, जिसके कारण एंजाइम्स की एक्टिविटी आइदर इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। ठीक है, और जब इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो उसके बेसिस पे इफेक्टर्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक हो गया पॉजिटिव इफेक्टर्स या पॉजिटिव एलोस्टेरिक रेगुलेटर्स, या दूसरा हो गया नेगेटिव एलोस्टेरिक रेगुलेटर्स। जैसे कि देख सकते हैं पॉजिटिव एलोस्टेरिक रेगुलेटर्स में क्या हुआ, आपका जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एलोस्टेरिक साइट है और एक्टिव साइट है। राइट, तो यहाँ पे आपका ये वाला जो पार्ट है दैट इज द एक्टिव साइट, जहाँ की नॉर्मली आकर के बाइंड करता है सबस्ट्रेट, और सेकेंड जो है आपका ये हो गया दैट इज द एलोस्टेरिक साइट, जहाँ पे इफेक्टर मॉलिक्यूल बाइंड करेगा। अगर पॉजिटिव इफेक्टर मॉलिक्यूल आकर के बाइंड करेगा जैसा कि देख सकते हैं तो ये सबस्ट्रेट की एडिशन को प्रमोट करेगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो ये हो गया पॉजिटिव एलोस्टेरिक रेगुलेशन। जस्ट इसके अपोजिट है नेगेटिव एलोस्टेरिक रेगुलेशंस। मान लेते हैं कि ये इफेक्टर मॉलिक्यूल्स है जो कि नेगेटिवली रेगुलेट करता है, तो ये आकर के एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड करेगा और ये जो है सो सबस्ट्रेट को बाइंड नहीं करने देगा किस पे, एक्टिव साइट पे, जिसके कारण प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा और आपका रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगा या स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरीके से एलोस्टेरिक रेगुलेशंस 2 पार्ट में हो सकता है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, आगे देखते हैं दैट इज क्या क्या प्रॉपर्टीज है एलोस्टेरिक एंजाइम्स के। तो पहला जो प्रॉपर्टी होता है ये है कि जो एलोस्टेरिक इनहिबिटर्स है दैट इज नॉट अ सबस्ट्रेट एनालॉग। कहने का मतलब सबस्ट्रेट के जैसा ही नहीं होता है, बट इनहिबिशन इज partially reversible, not completely reversible, only partially reversible when more substrate is added। बट ये याद रखना है कि सबस्ट्रेट एनालॉग नहीं होता है एलोस्टेरिक इनहिबिटर। दूसरा कि एलोस्टेरिक एंजाइम्स जितने भी होंगे वो सबसे हायर जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है दैट इज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, उस फॉर्म में होगा एंड हैव द मल्टीपल एक्टिव साइट्स। राइट, थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज द कोऑपरेटिव बाइंडिंग। तो कोऑपरेटिव बाइंडिंग क्या होता है? कोऑपरेटिव बाइंडिंग करने का मतलब ये होता है कि जो एलोस्टेरिक एंजाइम्स होते हैं वो मल्टी सब यूनिट्स के बने होते हैं। ठीक है, मल्टीपल यूनिट्स होते हैं। तो क्या होता है कि अगर एक यूनिट के साथ अगर कोई भी मॉलिक्यूल आकर के बाइंड करता है तो वो मॉलिक्यूल के बाइंड करने के बाद बाकी सब यूनिट्स में
उस मॉलिक्यूल से बाइंड करने की कैपेसिटी इंक्रीज कर जाती है, दैट इज नोन एज कोऑपरेटिव बाइंडिंग। तो वही बोल रहा है दैट इज द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट टू वन ऑफ द सब यूनिट्स ऑफ द एंजाइम मे इनहेंस सबस्ट्रेट बाइंडिंग बाय द अदर सब यूनिट्स एंड ड्यू टू दिस कोऑपरेटिव बाइंडिंग बोलता है कि एलोस्टेरिक एंजाइम का जो ग्राफ होता है सबस्ट्रेट और वेलोसिटी का कर्व जो होता है वो हाइपरबोलिक ना होकर के सिग्मोइडल शेप का कर्व होता है, राइट। तो तीसरा प्रॉपर्टी हो गया कोऑपरेटिव बाइंडिंग और सिग्मोइडल शेप कर्व। फोर्थ पोजीशन हो गया दैट इज द एलोस्टेरिक एंजाइम्स, यूजुअली जो है सो रेट लिमिटिंग एंजाइम्स होते हैं। पांचवा है इसमें माइकलिस मेंटन के थ्रू कैलकुलेशन ना करके इसमें जो है सो हिल्स इक्वेशन के थ्रू हम लोग डिस्क्राइब करता है दैट इज बिहेवियर ऑफ एंजाइम्स दैट एग्जिबिट द कोऑपरेटिव बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट, राइट। तो यहाँ पे कौन सा इक्वेशन यूज करते हैं, इस तरफ शिफ्ट कर रहा है, राइट। और यूजुअली जो है इसका कर्व हाइपरबोलिक ना होकर के किस तरीके का होगा, सिग्मोइडल कर्व होगा। और देख सकते हो यहाँ पे हम लोग एक टर्म यूज कर रहे हैं दैट इज S0.5, राइट। ये क्या यूज कर रहे हैं, S0.5 या KM के जगह पे क्या यूज कर रहे हैं, K0.5, ठीक है। ये हो गया बेसिक अबाउट द एलोस्टेरिक एंजाइम्स या एलोस्टेरिक रेगुलेशन किस तरीके से करते हैं। दूसरा है फीडबैक रेगुलेशन, राइट। फीडबैक रेगुलेशन बहुत ही इजी है इसको अंडरस्टैंड करना या इसको समझना बहुत ही इजी है। कैसे, तो फीडबैक रेगुलेशन सिंपल है कि जो भी रिएक्शन का इंड प्रोडक्ट होगा, ठीक है, जो भी रिएक्शन का इंड प्रोडक्ट बनेगा वो इंड प्रोडक्ट ही जो है सो इस एंजाइम को इनहिबिट कर देगा। तो वही लिखा हुआ दैट इज द इंड प्रोडक्ट ऑफ द पाथवे एलोस्टेरिकली इनहिबिट्स द फर्स्ट कमिटेड स्टेप ऑफ द एंजाइम। जैसा देख सकते हैं ए से बी बन रहा है, बी से सी बन रहा है, सी से पी बन रहा है। जब पी का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा कहने का मतलब है कि बॉडी को जब लगेगा कि इसकी अमाउंट अब हमारे पास एम्पल अमाउंट में है, तो ये क्या करेगा, ये फीडबैक देगा कि इस एंजाइम को कि आप अब अपना काम रोको। तो जो फाइनल प्रोडक्ट एंजाइम को इनहिबिट करेगा दैट इज टाइप्स ऑफ इनहिबिशन या दैट टाइप ऑफ रेगुलेशन इज नोन एज फीडबैक रेगुलेशन। जैसा कि एग्जांपल में आप देख रहे हो ग्लाइकोलाइसिस, तो ग्लाइकोलाइसिस में एक एंजाइम होता है हेक्सोकाइनेज, 6 फॉस्फेट एम्पल अमाउंट में हो जाएगा तो ये जो है सो हेक्सोकाइनेज को इनहिबिट करेगा, ठीक है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट विल इनहिबिट हेक्सोकाइनेज और इस तरीके से रिएक्शन या तो स्लो होगा या अगर ज़्यादा जरूरत होगा तो स्टॉप होगा। तो इस तरीके का रिएक्शन हो गया दैट इज द फीडबैक इनहिबिशन या फीडबैक रेगुलेशन, ठीक है। तीसरे पे आते हैं, तो तीसरा जो है आपका है दैट इज द रेगुलेशन ऑफ एंजाइम्स बाय द कोवेलेंट मॉडिफिकेशंस। तो कोवेलेंट मॉडिफिकेशन जैसे कि है, कहने का मतलब है कि कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, एक ऐसा रेगुलेशन जिसमें कि आपका कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो वही बोल रहा है एंजाइम्स एक्जिस्ट इन एक्टिव एंड इनएक्टिव फॉर्म्स विच आर इंटर कॉन्वर्टिबल। कहने का मतलब है एंजाइम्स है दो फॉर्म में है, एक्टिव और इनएक्टिव, राइट। और फिजियोलॉजिकल नीड के अकॉर्डिंगली या बॉडी में नीड के अकॉर्डिंगली ये जो है सो इंटर कन्वर्टिबल है। मतलब कि अगर बॉडी में रिएक्शन की जरूरत है तो एंजाइम एक्टिव हो जाएगा, जरूरत नहीं रहेगा तो इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। किस तरीके से कोवेलेंट मॉडिफिकेशन हो सकता है, बाय फॉस्फोरिलेशन, डिफॉस्फोरिलेशन एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ द डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। कहने का मतलब कोई एंजाइम है उसमें फॉस्फोरिलेशन और डिफॉस्फोरिलेशन होने के बाद वो एंजाइम्स जो है सो एक्टिव या इनएक्टिव होगा अकॉर्डिंग टू द बॉडी नीड। जैसा कि देख सकते हो फॉस्फोरिलेशन एंड डिफॉस्फोरिलेशन क्या होता है, तो फॉस्फोरिलेशन में क्या होता है कि एटीपी को यूज करता है फॉर द फॉस्फेट डोनर। मान लो कोई एंजाइम है उसको फॉस्फेट चाहिए या फॉस्फोरिलेशन कर रहे हैं, तो जो एंजाइम्स होता है दैट इज प्रोटीन काइनेजेस। कोई भी प्रोटीन काइनेजेस वो जो है एटीपी के साथ रिएक्ट कराएगा प्रोटीन को और उस पे फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर हो जाएगा, राइट। और डिफॉस्फोरिलेशन कौन कराएगा, तो उसके लिए हम लोग को जो है सो एंजाइम लगेगा दैट इज फॉस्फेटेजेस। जैसा कि आप देख सकते हो जो प्रोटीन काइनेज है ये आपको प्रोटीन काइनेज जो है ये एटीपी को ऐड कर रहा है इस प्रोटीन पे और इसका फॉस्फोरिलेशन कर रहा है या फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर कर रहा है। जब और ये जो फॉस्फेटेज ग्रुप है वो आपका फॉस्फोरिलेटेड फॉर्म का डिफॉस्फोरिलेशन करता है। तो इस तरीके से फॉस्फोरिलेशन और डिफॉस्फोरिलेशन करके
आपको एंजाइम्स की एक्टिविटी को इंक्रीज या डिक्रीज करता है। जैसे कि आपका है एक एंजाइम है जैसे कि ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज। ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज जो है सो जब ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होता है उसमें यूज होता है, राइट। तो अब जैसा कि ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होना है, तो ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन कब होगा? जब बॉडी स्टार्व कंडीशन में होगा। अब इसको उसके बाद उसको एक्टिव करना है, राइट। तो ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेट जब फॉस्फोरिलेट हो जाएगा तो जो है सो आपका एक्टिवेट हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि वेल फेड कंडीशंस में है, तो वेल फेड कंडीशंस में ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज को इनएक्टिव होना है, तो इसके लिए इसका क्या हो जाएगा? डीफॉस्फोरिलेशन। तो कुछ इस तरीके से ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज का रेगुलेशन होता है। जस्ट उल्टा है ग्लाइकोजन सिंथेज। ग्लाइकोजन सिंथेज में क्या होता है? जब फॉस्फोरिलेशन हो जाएगा तो वो इनएक्टिव हो जाएगा, जबकि डीफॉस्फोरिलेशन जब हो जाएगा तो वो एक्टिव हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसके बारे में डिटेल जब ग्लाइकोजन पाथवे पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। फिलहाल ये जान लेना है कि ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज में फॉस्फोरिलेशन के बाद एक्टिव होता है और डीफॉस्फोरिलेशन के बाद इनएक्टिव होता है। याद रखने का तरीका जैसे कि नाम में ही है ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज, तो फॉस्फोरिलेट होगा तो ये एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। जबकि ग्लाइकोजन सिंथेज इसका उल्टा है, जो कि ग्लाइकोजन सिंथेसिस करता है, तो उसमें अगर फॉस्फोरिलेशन होगा तो वो इनएक्टिव हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इपिनेफ्रिन है, ठीक है। इपिनेफ्रिन क्या करता है? हमेशा फॉस्फोरिलेशन को प्रमोट करता है, राइट। तो देख सकते हैं इपिनेफ्रिन जो है एडिनाइलेट साइक्लेज के थ्रू एटीपी को कन्वर्ट करता है किसमें? साइक्लिक एमपी में। और साइक्लिक एमपी जो है सो प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करेगा। प्रोटीन काइनेज क्या करेगा? फॉस्फोरिलेज काइनेज को एक्टिवेट करेगा और ये फॉस्फोरिलेज काइनेज जो है सो फॉस्फोरिलेशन कराएगा, राइट। और जब ये फॉस्फोरिलेशन कराएगा तो जो है सो ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, जबकि ग्लाइकोजन सिंथेज की एक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी, राइट। तो यही दोनों रिएक्शन है, दैट इज ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज और ग्लाइकोजन सिंथेज। तो फॉस्फोरिलेज में फॉस्फोरिलेशन होगा तो उसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी, जबकि सिंथेज में अगर उसका फॉस्फोरिलेशन होगा तो उसकी एक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी। तो इस तरीके से कोवेलेंट मॉडिफिकेशन के थ्रू फॉस्फोरिलेशन और डिफॉस्फोरिलेशन के थ्रू जो है आपका एंजाइम का रेगुलेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट दैट इज द एक्टिवेशंस ऑफ प्रो एंजाइम्स। प्रो एंजाइम्स क्या होता है? प्रो एंजाइम्स वैसे एंजाइम्स होते हैं जो कि हमेशा एक्टिव नहीं होते हैं। जब एंजाइम का सिंथेसिस होता है तो वो एंजाइम जो है सो एक प्री मैच्योर स्टेज बोले या फुली मैच्योर स्टेज भी अगर बोले तो वहां पे वो स्टोर्ड होता है, राइट। और जब बॉडी को जरूरत पड़ता है तो उसमें जो है सो उस प्रो एंजाइम का एक्टिवेशन होता है। कहने का मतलब इनएक्टिव एंजाइम जो है सो एक्टिव हो जाता है, राइट। और ये इरिवर्सिबल होता है बट एक रैपिड मेथड है एंजाइम रेगुलेशन का, राइट। तो प्रो एंजाइम्स आर यूजुअली stored in the secretory granules and covalently activated upon release from the storage sites to the sites of action। कहने का मतलब एंजाइम पहले प्रो फॉर्म में था, या इसे हम लोग जाइमोजेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जाइमोजेंस, राइट। अगर इनएक्टिव फॉर्म एंजाइम होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं जाइमोजेंस, राइट। उसके बाद क्या होता है कि उसमें से कुछ एमाइनो एसिड्स को उस पॉलीपेप्टाइड चेन से जब हम लोग रिमूव करते हैं तो वो एंजाइम्स जो है सो एक्टिव हो जाता है और वो जो है प्रो एंजाइम्स जो है सो कन्वर्ट कर जाएगा मेन एंजाइम्स में और वो फंक्शन करेगा। जैसे कि एग्जांपल्स देखें डाइजेस्टिव सिस्टम में, डाइजेस्टिव सिस्टम में जैसे कि ट्रिप्सिनोजेन है। ट्रिप्सिनोजेन जो है सो ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है और ट्रिप्सिन जो है सो आपको प्रोटीन का डाइजेशन हेल्प करता है। तो ट्रिप्सिन जो है सो ट्रिप्सिनोजेन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है इन द बॉडी, जिस पे पेप्टाइडेज जो है सो आकर एक्ट करेगा तो ट्रिप्सिनोजेन विल बी कन्वर्टेड इनटू द ट्रिप्सिन, ठीक है। और ट्रिप्सिन जो है सो और भी एंजाइम जैसे कि प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है उसको कन्वर्ट करेगा कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेज में। उसके अलावा ये काइमोट्रिप्सिनोजेन को काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट करेगा। तो कहने का मतलब है कि जैसे कि ट्रिप्सिन जो है वो पहले ट्रिप्सिनोजेन के फॉर्म में होता है जिससे हम लोग की जाइमोजेंस बोलते हैं या प्रो एंजाइम्स बोलते हैं, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम्स के एंजाइम जो है सो प्रो एंजाइम्स के फॉर्म में
प्रेजेंट होते हैं, और ये जब जरूरत पड़ेगा तो दिट विल बी कन्वर्टेड। मतलब कि जैसे कि प्रोटीन नहीं है तब ये ट्रिप्सिनोजेन के फॉर्म में रहेगा, और जैसे ही प्रोटीन पहुंच गया उसके पास तो इसको डाइजेशन के लिए ट्रिप्सिनोजेन विल बी गेटिंग कन्वर्टेड इनटू दी ट्रिप्सिन, राइट। और भी एंजाइम है जैसे कि प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस हो गए, काइमोट्रिप्सिनोजेन हो गए, और भी है जैसे कि ब्लड क्लॉटिंग वाले जो सिस्टम है उसमें भी सारा जो भी ये क्लॉटिंग फैक्टर्स वो प्रो फॉर्म में होता है, और उसके बाद जो है सो वो धीरे धीरे एक्टिवेट होता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है लास्ट रेगुलेशन जो शॉर्ट टर्म में है, दैट इज द कंपार्टमेंटेशन ऑफ द एंजाइम्स। तो कंपार्टमेंटेशन कहने का मतलब है कि बॉडी में कंपार्टमेंट में एंजाइम्स है। कहने का मतलब है जो पाथवे को जहां जरूरत है वहीं पे उसका एंजाइम प्रेजेंट है। जैसे कि मान लेते हैं कुछ पाथवेज माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहे हैं, कुछ पाथवे साइटोप्लाज्म में हो रहे हैं, तो जो पाथवे साइटोप्लाज्म में हो रहा है उसका एंजाइम होना जरूरी है साइटोप्लाज्म में, जो पाथवे माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है उसका एंजाइम होना जरूरी है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो यही हम लोग बोलते हैं दैट इज कंपार्टमेंटेशन ऑफ द एंजाइम्स। तो वही बोल रहा है दैट इज द कंपार्टमेंटेशन ऑफ एंजाइम्स इज अ मोड ऑफ regulating enzymes activity by sequestering the enzymes in the compartments, right? Anabolic and the catabolic pathways occurs in the different compartments. Advantage क्या है? तो it provides economy and overcome the permeability barriers, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का एंजाइम साइटोप्लाज्म में जाएगा तो एक तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ऊपर से जाएगा कि नहीं जाएगा ये भी नहीं मालूम है, तो इसलिए बोलता है कि ये इकोनॉमी और परमेबिलिटी बैरियर्स को ओवरकम करता है। तो जैसे कि आपको माइटोकॉन्ड्रिया में है तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो भी टीसीए का एंजाइम्स होगा, एटीसी का एंजाइम्स होगा, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन का एंजाइम्स होगा, वो प्रेजेंट होंगे। न्यूक्लियस में डीएनए सिंथेसिस का सारा एंजाइम्स प्रेजेंट होगा, आरएनए सिंथेसिस का एंजाइम्स प्रेजेंट होगा। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो उसके पास प्रोटीन सिंथेसिस का होगा, स्टेरॉइड सिंथेसिस का होगा। गोल्गी अपैरेटस में ग्लूकोसाइल ट्रांसफरेजेस हैं, ग्लूकोज 5 फॉस्फेटेज, तो पेरोक्सिसोम्स में कैटालेजेस हैं। तो इस तरीके से हर कंपार्टमेंट में एंजाइम्स फिक्स हैं, ठीक है। तो जहां पे जिसकी जरूरत है उसके अकॉर्डिंगली उस पे उसका एक्शन होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका शॉर्ट टर्म रेगुलेशन। उसके बाद है लॉन्ग टर्म रेगुलेशन। तो लॉन्ग टर्म रेगुलेशन में दो ही मेन है, दैट इज इंडक्शन और रिप्रेशन। जैसा कि लग रहा है इंडक्शन का मतलब एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन या एंजाइम की सिंथेसिस को बढ़ाना, और रिप्रेशन का मतलब होता है एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन या एंजाइम का सिंथेसिस को डिक्रीज करना या घटाना। और ये याद रखना है कि इंडक्शन और रिप्रेशन हमेशा जीन लेवल पे होता है, राइट, जीन लेवल पे होता है, इसीलिए इसको हम लोग लॉन्ग टर्म रेगुलेशन में रखते हैं। तो ये बोला इंडक्शन इज द इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ एंजाइम्स while repression indicates its decreased synthesis, right? Induction or the repression determines the enzyme concentration at the gene levels through hormones or other substances. एग्जाम्पल में जैसे कि है इंसुलिन है, ग्लूकागोन है, इपिनेफ्रिन है, क्या करता है इंसुलिन, किसका इंडक्शन कराएगा? तो जैसे कि इंसुलिन जो है सो हेक्सोकाइनेज को इंड्यूस करता है जेनेटिक लेवल पे, ठीक है, जिसके कारण ग्लाइकोलाइसिस स्टिमुलेट होगा, ठीक है। उसके अलावा लाइपोजेनेसिस को स्टिमुलेट करेगा किस एंजाइम को इंड्यूस करने के बाद? तो बाय एक्टिवेटिंग द एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज, ठीक है। जीन लेवल नहीं है, दैट इज द इंसुलिन इंड्यूसेस हेक्सोकाइनेज एंड इन टर्न्स इट इंक्रीजेस द ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, राइट। ग्लूकागोन और इपिनेफ्रिन क्या करेगा? तो ग्लूकागोन और इपिनेफ्रिन जो है सो आपको ग्लूकोनियोजेनेसिस को इंड्यूस करेगा, किसके थ्रू? तो पायरुवेट कार्बोक्सिलेज को इंड्यूस करके, ठीक है। उसके अलावा लाइपोलाइसिस को स्टिमुलेट करेगा बाय इंड्यूसिंग द हार्मोन सेंसिटिव लाइपेजेस। लास्ट है दैट इज द कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस इन द बॉडी इज इनहिबिटेड बाय द रिप्रेशन, राइट। किस तरह किसको रिप्रेस करेगा? तो HMG कोए रिडक्टेजेस को इन द वेल फेड कंडीशंस, राइट। तो ये याद रखना है। दो तीन एग्जांपल्स, इंसुलिन जो है सो हेक्सोकाइनेज को स्टिमुलेट करता है या इंड्यूस करता है जिससे कि ग्लाइकोलाइसिस इंक्रीज करेगा, और लाइपोजेनेसिस को इंक्रीज करेगा किसके थ्रू? बाय इंड्यूसिंग दी एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज। और कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में रिप्रेशन किससे होता है? तो HMG कोए रिडक्टेज को जो जीन इनकोड कर रहा उसके थ्रू रिप्रेशन करता है, ठीक है। उसके बाद डिग्रेडेशन, जो एंजाइम का डिग्रेडेशन के थ्रू हम लोग उसका
कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करते हैं तो एक चीज याद रखना है, यहाँ पे एक पाथवे है जो कि बाद में जब प्रोटीन का ट्रीटमेंट पढ़ेंगे वहां पे डिटेल्स में पढ़ेंगे। पाथवे का नाम याद रखना, दैट इज यूबिक्यूटिनिन प्रोटियोसोम पाथवे। ठीक है, क्या नाम है पाथवे का? दैट इज यूबिक्यूटिनिन प्रोटियोसोम पाथवे। इसके थ्रू जो है सो एंजाइम का या प्रोटीन का डिग्रेडेशन होता है और ये एक इरिवर्सिबल मैकेनिज्म है। तो इस पाथवे के थ्रू भी जो है सो एंजाइम्स जो है वो अपने कॉन्सेंट्रेशन को कंट्रोल में रखता है। ठीक है, तो ये हो गए रेगुलेशन बाय शॉर्ट टर्म रेगुलेशन एंड लॉन्ग टर्म रेगुलेशन। एग्जाम में एक लॉन्ग ऐसे क्वेश्चंस में ये आ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एंजाइम रेगुलेशन। थैंक यू।